योगी जी की और उनकी नूरा कुश्ती है, दोनों को मिलकर लड़ना है। और ओवैसी साहब बोलेंगे योगी साहब उसका रिएक्शन देंगे, तो दोनों मिलकर के एक दूसरे को खेलेंगे। यही तो खेल खेल रहे हैं। इसी खेल के अंदर तो बिहार की सरकार चली गई। क्या लगता है, देखिए ओवैसी साहब बोलते हैं और योगी साहब उसके ऊपर जवाब देते हैं, तो लगने की कहाँ बात है, दिखाई दे रहा है। ये लगना तो तब होता है ना कि कोई चीज़ दिखाई ना दे रही हो तो दिखाई दे रहा है। आइडियोलॉजी नहीं है, ओवैसी साहब की अपनी आइडियोलॉजी है, और उनकी आइडियोलॉजी जिस तरीके से वो बोलते हैं, वो नफरत उनके भाषणों से और उनकी बातों से, जो छोटे ओवैसी साहब हैं, जिस तरह से आप अगर किसी के भगवान के बारे में अपमान का जनक शब्दों का प्रयोग करोगे और ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करोगे जो नाजेबा हो, तो आप क्या उम्मीद करते हो कि दूसरा आपके लिए खीर बांटता फिरेगा? वो भी आपके लिए बोलेगा तो शर फैलेगा। शर तो अल्लाह को पसंद ही नहीं है। जवान को ओवैसी साहब बोलते हैं या जिस तरह से ओवैसी साहब प्रचार करते हैं, उसको अगर आप दूसरे के चश्मे से देख रहे हैं तो फिर उन लोगों को भी तो देखिए ना कि जो तो आपके खिलाफ बोलते हैं। तो हमारा कम्युनल लाइन के ऊपर, किसी भी सूरत में हम कम्युनल लाइन के ऊपर अलायंस के खिलाफ हैं। कोई भी कांग्रेस किसी जाति धर्म की पार्टी नहीं है, कांग्रेस देश की पार्टी है। और कांग्रेस का बिल्कुल क्लियर है कि किसी के भी साथ जुल्म हो, चाहे वो किसी भी जाति से ताल्लुक़ रखे, किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखे, हम उसकी बात करेंगे। और हमने बात की है और हम लोग हमेशा किया है और करेंगे। हाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज आपका मेज़बान एक और बेबाक बेखौफ शख्सियत के साथ, एक ऐसा चेहरा जिसे यूपी में अपने दबंग अंदाज के लिए, अपनी बेबाकी के लिए जाना जाता है। आज हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव, दिल्ली के प्रभारी जनाब इमरान मसूद साहब। इमरान मसूद साहब, आपका आमना सामना मीडिया और शाप टीवी में इस्तकबाल। शुक्रिया जनाब। इमरान मसूद साहब, जिस तरह से यूपी में इस सरकार में जिस तरह से अक़लियतों पर, मुसलमानों पर, दलितों पर, सभी पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, मॉब लिंचिंग के वाक़यात हो रहे हैं, मसाजिद को बेहुरमत किया जा रहा है, उन पर हमले हो रहे हैं, साथ साथ दलितों पे भी अत्याचार हो रहा है। इन सभी मुद्दों को लेकर, ख़ासतौर से मुसलमानों की मॉब लिंचिंग को लेकर, आपकी पार्टी कांग्रेस पार्टी इस वक्त जो है जिस तरह से एग्रेसिव होना चाहिए था, जिस तरह से आवाज़ उठानी चाहिए थी, वो उठी नहीं। इसकी क्या वजह है? मुझे नहीं समझ में आता आप ये बात हमसे कैसे कह रहे हैं कि हमारा जो एक डेलीगेशन है, तमाम लीडरशिप उसके अंदर थी। सलमान खुर्शीद साहब थे, सुप्रिया श्रीने थी, और सब लोग कानपुर के अंदर गए थे। अभी कानपुर की घटना हुई है, कानपुर गए थे। कांग्रेस किसी जाति धर्म की पार्टी नहीं है, कांग्रेस देश की पार्टी है। और कांग्रेस का बिल्कुल क्लियर है कि किसी के भी साथ जुल्म हो, चाहे वो किसी भी जाति से ताल्लुक़ रखे, किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखे, हम उसकी बात करेंगे। और हमने बात की है और हम लोग हमेशा किया है और करेंगे। हम ये देखते हैं इमरान मसूद साहब, जिस तरह से आप पहले समाजवादी पार्टी में थे, एमएलए भी रहे इस इलाके के, समाजवादी पार्टी के बाद में आप कांग्रेस में चले गए। आखिर कांग्रेस में जाने की वजह क्या थी? कांग्रेस के अंदर जाने की वजह, समाजवादी पार्टी छोड़ने की वजह, बहुत सारे राजनीतिक परिस्थितियाँ होती हैं। परिस्थिति के समय पर निर्णय लिया जाता है। हमारा एक है कि हम सेक्युलर हैं, हमारी आइडियोलॉजी बिल्कुल सेक्युलर है, और कांग्रेस के बिना देश के अंदर सेक्युलरिज्म को परिभाषित नहीं किया जा सकता, इसलिए हम कांग्रेस में हैं। क्या हम ये समझे कि समाजवादी पार्टी में जो आपका अंदाज़ था, जिस बेबाकी के साथ आप मिल्लत की आवाज़ उठाते थे, कांग्रेस के बाद में जाने के बाद में इमरान मसूद का वो चेहरा, बेबाक चेहरा, मिल्लत के इश्यूज़ को लेकर नज़र नहीं आ रहा? आखिर क्या बात है कि ये पार्टी की गाइडलाइन के हिसाब से आपको चलना पड़ रहा है, या जिस तरह से आज़म खान के ऊपर बहुत सारे केसेस हुए और दूसरे और लीडर पे भी केसेस हुए, क्या इमरान मसूद को योगी का डर है? आपको लगता है कि मुझे डर है? मैं अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरता, और जिस बेबाकी से मैं पहले बोलता था उसी बेबाकी से आज बोलता हूँ। मुझे कोई डर किसी का नहीं है, अल्लाह के अलावा मैं किसी से डरता नहीं। कानून के दायरे में रह कर के हमें लड़ाई लड़नी है और कानून का सम्मान करना हमारा
नैतिक दायित्व है, हमको कानून का सम्मान करना है। और उल्टी सीधी जबान बोल करके सिवाय बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाने के, इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। आप उल्टी सीधी जबान बोलिए, यही सब बीजेपी को चाहिए, बीजेपी को फ़ायदा होगा। और जो इस तरह की जबान बोलते हैं वो सीधे सीधे बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाने की बात कर रहे हैं, इसके अलावा क्या कर रहे हैं। यूपी में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह चीफ असदुद्दीन अवैसी ने ये कहा कि हम यूपी में 100 सीटों पर इलेक्शन लड़ाएंगे। योगी जी ने उनको जो है वेलकम किया है। आप क्या उनको वेलकम करते हैं या किस नज़र से देखते हैं? योगी जी की और उनकी नूरा कुश्ती है, दोनों को मिलकर लड़ना है। और ओवैसी साहब बोलेंगे तो योगी साहब उसका रिएक्शन देंगे, तो दोनों मिलकर के एक दूसरे को खेलेंगे। यही तो खेल खेल रहे हैं। इसी खेल के अंदर तो बिहार की सरकार चली गई, वेस्ट बंगाल के लोगों ने समझ लिया उनकी बात को, उत्तर प्रदेश के लोगों की समझ में आ रहा है। तो ये आप मिलकर के जो नूरा कुश्ती खेली जा रही है, इसे उत्तर प्रदेश के अंदर खेल नहीं पाएंगे। आप 100 पे क्या 403 पे लड़ लिए, आप लड़िए 403 के ऊपर चुनाव। क्यों नहीं लड़ते आप 403 पर चुनाव? चैलेंज करते हैं? नहीं, मैं चैलेंज नहीं करता हूँ। चैलेंज करने वाला बहुत जो चैलेंज किया जाता है, मैं अल्लाह के डर करके बोलता हूँ, चैलेंज का कोई मतलब नहीं है। बट अगर आपको चुनाव लड़ना है तो आप 403 पे लड़िए, क्यों आप 100 पे लड़ रहे हो? आपको सिर्फ वो सीटें टारगेट करनी है कि कोई भी ढंग का आदमी चुनाव ना जीत सके। आपको उन लोगों को टारगेट करना है, हमारे जैसे लोगों के खिलाफ आपको उम्मीदवार उतारने हैं। आप उतारेंगे उम्मीदवार, और सिर्फ इसलिए उतारेंगे कि ये आवाज़, जो बोलने वाली आवाज़ है, जो बेबाक आवाज़ है, वो खामोश रहे, वो बोल ना सके। जिनमें भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि वो चुनाव हारे, उनको हराने के लिए आप आगे लगा करके खड़ा करोगे। सरकार वो बनाना चाहते हैं अपनी, उसके लिए वोट का डिवीज़न चाहते हैं। वोट का डिवीज़न आप करने की तैयारी कर रहे हो। आपको लगता है कि बीजेपी और एमआईएम जो है चुनाव को कम्युनलिज्म करना चाहती है? मुझे क्या लगता है, देखिए ओवैसी साहब बोलते हैं और योगी साहब उसके ऊपर जवाब देते हैं, तो लगने की कहाँ बात है? दिखाई दे रहा है। ये लगना तो तब होता है ना कि कोई चीज़ दिखाई ना दे रही हो तो दिखाई दे रहा है। ये तो दिखाई दे रहा है। अच्छा, ये अब इस सरकार से सब तंग है, किसान परेशान है, जवान परेशान है, आम आदमी परेशान है, दबे कुचले परेशान है। लेकिन हम ये देखते हैं कि सेकुलर वोट जो है मुख्तलिफ पार्टियों में तकसीम हो जाएंगे। क्या कांग्रेस दूसरी पार्टियों से अलायंस करेगी या करना चाहिए? क्या आपको हालात नज़र आते हैं? किस तरह जो है समीकरण बैठेंगे? देखिए, सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है और सबको अपनी जिम्मेदारी को निभाना पड़ेगा। कांग्रेस ने कभी इनकार नहीं किया है, ना कांग्रेस ने कभी बड़ी बात की है। कांग्रेस ने राष्ट्रीय दल होते हुए भी हमेशा अपने आप को छोटा कर करके, राष्ट्र हित में छोटा कर करके आगे बढ़ने की बात की है। तो उसके अंदर मैं समझता हूं कि कांग्रेस से ज़्यादा तो किसी ने बात की नहीं। और जहां तक प्रदेश की सवाल है, प्रदेश के अंदर आज आप किसी एक जाति और धर्म की बात मत करें। सबसे ज़्यादा परेशान प्रदेश के अंदर किसान है, सबसे ज़्यादा परेशान प्रदेश के अंदर व्यापारी है। प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई, जिस कानून की बात कर करके आप लोगों के मकान ढा रहे हो, आपने लोगों के मकान ढा दिए, लोगों की प्रॉपर्टी जब्त कर दी, लेकिन क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। क्राइम का ग्राफ एक भी दिन कम नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं ये सरकार का फेल्यूर दिखाता है, और वो पूरी तरीके से दिखाई दे रहा है कि सरकार फेल्यूर है। जिस तरह से एनआरसी सीए का जो है यहाँ पर बहुत सारे आंदोलन चले और काफ़ी प्रोटेस्ट हुआ, उसके बाद में कोरोना का वबा आ गई और उस तरह के वो जो है प्रोटेस्ट ख़त्म हो गया। लेकिन सहारनपुर में हमने देखा कि एनआरसी सीए पर कोई एहतजाज बहुत बड़ा हुआ नहीं। आप क्या चाहते थे कि यहाँ भी लाठी चले, डंडा चले? कौन कह रहा है कि नहीं हुआ? यहाँ प्रोटेस्ट हुआ, लेकिन बहुत खामोशी के साथ हुआ। हज़ारों लोग थे, हज़ारों लोगों ने प्रोटेस्ट किया, लेकिन उसके अंदर डंडा नहीं चला। हम लोग नहीं चाहते कि माहौल ख़राब हो। माहौल ख़राब करना थोड़ी हमारा मकसद है कभी भी कि हम माहौल ख़राब करेंगे। इस तरह से मुल्क में दिल्ली से लेके मुंबई तक जो है शाहीन बाग के नाम से शाहीन बाग बने, तो यहाँ भी तो इतनी मुसलमानों की इतनी अक्सरियत है, बड़ी ताकत है। और आपकी बड़ी सबसे बड़ी ताकत है क्या? चाहे आप रशीद मसूद साहब से लेकर आप तक जो है यहाँ पर आपका बोलबाला है। तो इस तरह का तो एहतजाज प्रोटेस्ट सरकार से आप कर सकते थे। कौन कह रहा है नहीं किया? मैं ये सवाल यही पूछ रहा हूँ ना, कौन कह रहा है कि नहीं हुआ? हुआ। यहाँ पर हमने ये मालूम किया कोई किसी तरह का ऐसा धरना प्रदर्शन हुआ क्या? तो उन्होंने कहा कि लोगों ने कहा कि नहीं हुआ यहाँ पर। अरे आप कैसी बात कर रहे हैं? कैसी आप बात कर रहे हैं? हज़ारों आदमी यहाँ से लेकर के घंटा घर तक जाम पड़ा हुआ था, हज़ारों आदमी सड़क के ऊपर था। हमारा पहला मकसद ये है कि प्रोटेस्ट हो, लेकिन प्रोटेस्ट के अंदर जो सरकार चाह रही है वो जो सरकार के अंदर बैठे हुए लोग चाह रहे थे कि हिंसा हो, और हिंसा का फ़ायदा मिल करके आपके ऊपर जुल्म और सितम हो, वो हमने यहाँ नहीं होने दिया। सिर्फ इतना फ़र्क रहा। नंबर 1
पूरे हिंदुस्तान के अंदर लेके छत्तीसगढ़ से बिहार से और महाराष्ट्र तक मैंने कम से कम 50 जगह पर मैं गया हूं। सीए एनआरसी प्रोटेस्ट के अंदर, सीए एनआरसी प्रोटेस्ट के अंदर मारे गए लोगों के यहां सबसे पहले हम लोग पहुंचे उनकी मदद करने के लिए, चाहे वो कानपुर में हो, चाहे वो फिरोजाबाद में हो, मेरठ में हो, बिजनौर में हो, संभल में हो, जहां जहां मौतें हुई थी वहां कांग्रेस के नेता गए, हम लोग खुद गए, प्रियंका गांधी गई। तो आप ये बात कैसे कह देंगे कि हमने नहीं लड़ाई लड़ी? हमने लड़ाई लड़ी, हमारे बाद सबने खड़े होने का काम किया। चलिए मान लेते हैं आपकी बात, बिल्कुल हम मानेंगे। एनआरसी सीए के बाद में उसके हमने देखा कि दिल्ली में ख़ास तौर से जिन लोगों ने, जो नौजवान लीडर थे, चाहे जामिया मिल्लिया के हो या और जो स्टूडेंट्स की जो विंग थी, उन पर मुकदमात दायर कर दिए गए। उनको यूपी में खुद जो है यहाँ पर बहुत से लोगों की जायदाद जब्त करने का भी की धमकियाँ दी गई, जायदाद जब्त की गई। तो आप लोगों ने इस पर क्या फैसला किया, क्या? देखिए, मुजफ्फरनगर के अंदर हुआ था सबसे पहले। मुजफ्फरनगर की दुकानें खुलवाने के लिए मैं खुद गया था और हमारा ही डेलीगेशन कांग्रेस का ही आगे लीड कर रहा था। सीए एनआरसी के अंदर जो लड़का मरा था, उस लड़के की बेवा को डिलीवरी होने तक प्रियंका गांधी खुद उसको मॉनिटर कर रही थी, क्योंकि वो हामला थी। उसको हर चीज़ की मदद लेकर, कानूनी मदद से लेकर तमाम मदद, जो हमारा लड़का मुजफ्फरनगर का डेथ हुआ था उसकी हमने की। मेरठ के अंदर हम गए, 5 लोगों को, 5 थे या 7 लोग थे, 6 लोग थे, 6 लोगों को, 6 के 6 लोगों के घर गए, सबको जाकर के जो हमारे से मदद हो सकती थी मदद करने का काम किया। तो हमारा काम, हमने अपने काम में कोई कोताही ना की, ना करेंगे। अगर असदुद्दीन ओवैसी साहब, उनका कहना है कि दिल्ली में अभी 1 हफ्ता पहले उन्होंने एक वहाँ पर मौजूद थे, वो अपनी तकरीर के दौरान ने कहा, किसी ने सवाल किया कि आप दूसरों के साथ में अलायंस क्यों नहीं करते कि ताकि जो है वोटों का बंटवारा ना हो। तो कहते मैं तो राज़ी हूँ, बोलिए किसी को अगर मुझे लेना चाहते हैं तो। क्या कांग्रेस उनके, अगर वो चाहेंगे तो कांग्रेस उनको साथ में लेना चाहेगी? तो फिर विश्व हिंदू परिषद को भी साथ लीजिए ना। फिर ये क्या बात हो गई? आपकी आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट्स कैसे हो रहे हैं? जिस जबान को ओवैसी साहब बोलते हैं या जिस तरह से ओवैसी साहब प्रचार करते हैं, उसको अगर आप दूसरे के चश्मे से देख रहे हैं तो फिर उन लोगों को भी तो देखिए ना कि जो तो आपके खिलाफ बोलते हैं। तो हमारा कम्युनल लाइन के ऊपर, किसी भी सूरत में हम कम्युनल लाइन के ऊपर अलायंस के खिलाफ हैं, कोई भी हो उसके अंदर। तो आप क्या समझते हैं कि ओवैसी साहब की जो आइडियोलॉजी है वो आरएसएस की आइडियोलॉजी है? आरएसएस की आइडियोलॉजी नहीं है, ओवैसी साहब की अपनी आइडियोलॉजी है। और उनकी आइडियोलॉजी, जिस तरीके से वो बोलते हैं, वो नफरत, उनके भाषणों से और उनकी बातों से, जो छोटे ओवैसी साहब हैं, जिस तरह से आप अगर किसी के भगवान के बारे में अपमान का जनक शब्दों का प्रयोग करोगे और ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करोगे जो नाजेबा हों, तो आप क्या उम्मीद करते हो कि दूसरा आपके लिए खीर बांटता फिरेगा? वो भी आपके लिए बोलेगा तो शर फैलेगा। शर तो अल्लाह को पसंद ही नहीं है। वो तो कहते हैं कि हम तो मुसलमानों पर जो जुल्म हो रहा है पूरे कौमी सतह पर, उसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। हम इंसाफ चाहते हैं, अपना हक चाहते हैं जो मुसलमानों को दिया नहीं जा रहा है। तो आप हक दिलाने के लिए जो जबान बोलते हो उससे सीधे सीधे बीजेपी को फायदा होता है। तो आप ऐसी जबान मत बोलो ना कि जिससे बीजेपी को फायदा हो। आप बीजेपी को फायदा पहुंचाने की बात क्यों कर रहे हो? हमारा तो सिर्फ इतनी बात है, अगर आप बीजेपी के खिलाफ हो तो फिर बीजेपी के खिलाफ रहो ना। कांग्रेस भी तो बीजेपी के खिलाफ है, बहुत सारी पार्टियां बीजेपी के खिलाफ हैं। इस तरह का सवाल आया कि अगर ओवैसी साहब जो है यूपी में चुनाव लड़ते हैं तो कम्युनल फोर्सेस जो है वो हावी हो जाएगी और सेकुलरिज्म का नुकसान होगा या सेकुलर पार्टी को नुकसान होगा। तो उनका कहना है कि इससे पहले तो मैं नहीं लड़ा, तो क्यों नहीं जीती समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, इनकी हुकूमत क्यों नहीं बनी? इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी, ओवैसी साहब ये जो बड़ी मीठी मीठी बातें करते हैं, ओवैसी साहब को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। अभी भी आपको बता देता हूँ कि ओवैसी साहब की पार्टी को उत्तर प्रदेश में वोट नहीं मिलेंगे, लेकिन ओवैसी साहब के भाषणों से ध्रुवीकरण होगा, पोलराइजेशन होगा और उसका नुकसान सीधे सीधे सेक्युलर पार्टी को होगा। इमरान मसूद साहब, हम जानना चाहते हैं कि आप अगला इलेक्शन आप कहाँ से लड़ना चाहेंगे? जहाँ से पार्टी लड़ाएगी वहाँ से लड़ूंगा, नहीं लड़ाएगी नहीं लड़ूंगा। सवाल ये कि हमारे यहाँ जो लड़कियाँ इर्तिदाद के शिकार हो रही हैं या गैर कौमी में जाके शादी कर रही है, इसकी रोकथाम के लिए क्या जरिया है और आप लोग इस्लाह माशरा के लिए आप लोगों ने क्या किया? हिंदुस्तान के अंदर कानून है और कानून का राज होना चाहिए, ये बेकार की बातें हैं। नहीं, हमारी जो कौम की जो बेटियां हैं वो जा रही हैं, चाहे आटे में नमक के बराबर हो, तो आप लोग की जिम्मेदारी भी तो, ये उलमा करम की जिम्मेदारी नहीं है ना कि वो इस्लाम माशरा करे या मजहबी नुक्ते नज़र से उनको सिखाएं कि नहीं भाई ये गलत है, आप जा रही हैं, आप इस्लाम से खारिज हो जाएंगी, ईमान से खारिज हो जाएंगी। तो आप लोग की भी, आप क्योंकि कौम के रहनुमा है, आपकी भी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं बनती है ना। ये देखिए, ये अगर आप देश के अंदर कानून को मानते हैं तो फिर कानून की बात करिए,
फिर कानून की बात करिए, कानून के अंदर सबको इख्तियार है। और ये जो आप बात कह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, कहीं भी कुछ नहीं हो रहा है। ये समाज के अंदर जो लोग रहने वाले लोग हैं, ये उनका निर्णय है, ये उनका फैसला है कि उनको क्या करना है क्या नहीं करना है। ये कंट्रोवर्शियल इश्यूज को भारतीय जनता पार्टी के हैं, ये वही उठाती है, हमें इनसे कोई लेना देना नहीं है। औकाफ की बहुत सारी ज़मीनें हैं यूपी में से लेकर दिल्ली तक, उसके लिए आप लोगों ने क्या कुछ कोशिश करेंगे कि वो औकाफ की ज़मीनें जो है मुसलमानों के हवाले की जाए या पूरे मुल्क के लिए काम आए? जो सरकार का कब्ज़ा है और बहुत सा माफियाओं का कब्ज़ा है, उस पर आप लोग क्या करेंगे? औकाफ की ज़मीन के ऊपर जो मेरी जानकारी है, औकाफ की ज़मीन के ऊपर सबसे ज़्यादा कब्ज़ा हमारा ही है। मतलब हमारी कौम का ही कब्ज़ा है। हमें डर नहीं लगता अल्लाह से। औकाफ की ज़मीन को हम ये समझते हैं कि हमारे बाप की है। अल्लाह की ज़मीन के ऊपर कब्ज़ा करने से मुसलमान डरता नहीं है, और उन चीज़ों को डर अल्लाह का होना चाहिए। कानून की तो आप बात करेंगे, कानून से क्या करेंगे, सरकार में आएंगे तब औकाफ की प्रॉपर्टी के लिए। औकाफ के अगर सारी की सारी प्रॉपर्टी औकाफ की फ्री हो जाए और औकाफ का पैसा आ जाए, तो आपके माशरे के अंदर ज़रूरत न रहे किसी भी मदद के लिए दूसरे की तरफ देखने की। मिल्लत को, खासतौर से मुसलमानों को इस मौजूदा हालात में किस जानिब तवज्जो देनी चाहिए? क्योंकि हमारी समाजी, मिली, तालीमी बहुत सारे मसाइल हैं, किस तरफ तवज्जो दी जाए कि मुसलमान जो है इन मुश्किलों से बाहर निकल आए? सबसे पहले अपने बच्चों की तालीम के ऊपर ध्यान दें, तालीम करें। तालीम के अलावा आपके बचने का कोई रास्ता नहीं है। जब तक आपके पास तालीम नहीं होगी, आपको समझ ही नहीं होगी चीज़ों की, और जब तक आप चीज़ें नहीं समझेंगे तब तक कोई रास्ता हासिल होने वाला नहीं है। तो ये आज के दौर में सबसे पहले मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि मुसलमान तालीम हासिल करे। मुसलमान जिस तरह से तालीमी तौर पे या समाजी तौर पे या माशी तौर पे पसमानदा है, तो उनकी तालीमी पसमानदगी के लिए आपकी सरकार या आने वाली सरकार या आपकी पार्टी क्या फैसले करेगी, उनको किस तरह से सहूलत दी जा सकेगी? हमारी पार्टी का पहले भी 15 सूत्रीय कार्यक्रम था। जब यूपीए की सरकार थी, यूपीए की सरकार ने माइनॉरिटीज़ के लिए बहुत काम किया। माइनॉरिटीज़ के ख़ास तौर से माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को खड़ा करने के लिए, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को चलाने के लिए। लेकिन जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं है। अब सरकार के ऊपर सारी जिम्मेदारी मत डालिए। जिम्मेदारी हमारे बच्चों की तालीम की, तरबियत की हमारी अपनी है। जब तक हम अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेंगे तब तक सरकार कुछ नहीं कर सकती है। हमें सबसे पहले ये अपने आप को तय करना पड़ेगा कि हमें बच्चों को अपने पढ़ाना है। ये आखिरी सवाल, कहीं ना कहीं सियासी गलियारों में ये अफवाह गरम है कि इमरान मसूद जो है कांग्रेस छोड़ के समाजवादी पार्टी में आना चाहते हैं या आ जाएंगे? ये तो जब इस दिन मैं कांग्रेस में गया था उस दिन से चलती हैं ये फाइन। अफवाहों का क्या है? अफवाह कोई वो नहीं है, अफवाह ही। ये तो कहता रहा हूँ मैं, जिस दिन से कांग्रेस में गया उसी दिन से चलता है ये सब। ये कोई नई बात तो है नहीं। ये थी इमरान मसूद साहब से हमारी बेबाक गुफ्तगू, और उन्होंने बहुत अच्छे सवालात का जवाब दिया हमारे आप सभी नाज़रीन का। और मैं इमरान मसूद साहब का शुक्रिया अदा करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। जब देश का वित्त मंत्री या उनको बंद करना नहीं आता, हमें देश की आज़ादी के लिए क्या था, हमें देश की आज़ादी को बचाने, देश के किसानों की भी जान जानी है। ये तो इंशाल्लाह सियासत में भी कदम रखा जाएगा।